दिल्ली में कल सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बुर्के को लेकर विवाद हो गया है। आमने सामने बीजेपी और ओवैसी आ गए। बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को लिखी गई इस चिट्ठी को लेकर दिल्ली में वोटिंग से पहले बवाल हो रहा है। 22 मई को दिल्ली बीजेपी की एक टीम ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात में बीजेपी के नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि बुर्का पहनकर वोट डालने आने वाले हर वोटर का वेरिफिकेशन हो। मतदान से पहले बुर्का पहने वोटर्स की क्रॉस चेकिंग की जाए। इसके लिए दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में महिला चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाए। बीजेपी का कहना है कि बुर्के और पर्दानशी वोटर्स की आड़ में बोगस वोटिंग का खतरा है, इसलिए इन वोटर्स का वेरिफिकेशन और इनके पहचान पत्रों की पूरी जांच जरूरी है। बीजेपी की इस डिमांड पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा रिएक्शन दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी पर मुस्लिम औरतों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को वोट देने से रोकना चाहती है। ओवैसी के लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद में मतदान के दौरान बुर्के को लेकर विवाद हुआ था। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जो हिंसा हुई है उसको लेकर ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब राज्यपाल ने भी ममता सरकार से जवाब मांग लिया। नंदीग्राम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार को तत्काल कार्रवाई करने और कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने ममता सरकार को निर्देश दिया है कि नंदीग्राम में सभी जरूरी एक्शन आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के भीतर हो। इसी बीच नंदीग्राम में हालात का जायजा लेने पहुंची टीएमसी की टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। टीएमसी से नाराज लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। नंदीग्राम पहुंचे टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। तृणमूल कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरा बीजेपी का आपस की लड़ाई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कम से कम इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। हिंसा के बाद नंदीग्राम में कड़ी सुरक्षा है। नंदीग्राम में कल मतदान होना है। नंदीग्राम में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। बंगाल में जिस दिन से सत्तारूढ़ पार्टी में तृणमूल शामिल हुई तब से ये लगातार जारी है। सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल को चाहते हैं कि बंगाल में आम लोग चुनाव में हिस्सा ना ले। और पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया उस पर आमने सामने राज्यपाल और ममता बनर्जी आ गई हैं। राज्यपाल कह रहे हैं हाईकोर्ट का फैसला तो मानना होगा। दरअसल कल ममता बनर्जी का बयान सामने आया था कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के एक सैंडल से एक के बाद एक पोस्ट कर फिर सीएम ममता बनर्जी को जैसे चेतावनी दी। पोस्ट में कहा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति कोर्ट का आदेश मानने से इनकार नहीं कर सकता। संविधान में अधिकारों का बंटवारा साफ है। हमारे देश में कानून सबसे ऊपर है। राजभवन के एक सैंडल से किए गए पोस्ट में राजभवन कर्मचारियों को संबोधित किया गया है, लेकिन संदेश जैसे सीएम ममता बनर्जी के लिए है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट पर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে চলবে। कोलकाता हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए इस फैसले के बाद अब ममता बनर्जी जो हैं वो सीधे सीधे अपने विपक्षियों के निशाने पर आ गई। यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण की समीक्षा का आदेश देने के बाद सीएम योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि ममता सरकार ने सियासी तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने 2011 में 42 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। इन 42 समुदायों में से 41 मुस्लिम जातियां थीं। 2022 में ममता सरकार ने 35 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। इन 35 में से 33 मुस्लिम जातियां थीं। सातवें और आखिरी चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने पहली रैली शिमला में की।
शिमला में पीएम ने कहा कि देश में एनडीए की मजबूत सरकार से तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। साथियों, आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। पीएम मोदी मंडी में भी जनसभा कर रहे हैं। मंडी से कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हिमाचल में रैली करने के बाद पीएम मोदी पंजाब रवाना होंगे। पंजाब में पीएम दोपहर 3:30 बजे गुरदासपुर में रैली करेंगे। शाम 5:30 बजे जालंधर में रैली करेंगे। पंजाब में बीजेपी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। और उधर हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की 8 सीटों पर डेरा का प्रभाव माना जाता है। डेरा सच्चा सौदा की 15 सदस्यों की कमेटी को गुरमीत राम रहीम ने संदेश भेजा है। संदेश में बीजेपी के समर्थन की बात कही गई है। हरियाणा में 10 में से 8 लोकसभा सीट सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला पर डेरे का प्रभाव माना जाता है। कांटे की टक्कर में इन सीटों पर डेरा समर्थक हार जीत का फैसला करते हैं। राजनीतिक दलों के समर्थन का फैसला करने वाली डेरा की राजनीतिक विंग पहले भंग हो चुकी है। फिलहाल डेरा में राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार हनीप्रीत के पास है। चंद दिन पहले ही बीजेपी नेताओं ने डेरा पहुंचकर हनीप्रीत से मुलाकात की थी और चुनाव में समर्थन की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम के बीजेपी को समर्थन देने के संदेश के बाद डेरा की टीम एक्टिव हो गई है। गुरमीत राम रहीम का संदेश वार्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए डेरा के स्वयंसेवक एक्टिव हो गए हैं। बिहार के छपरा में चुनाव बाद हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भी उग्र भीड़ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। छपरा में हुई हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो उसी भिखारी ठाकुर चौक के पास का है जहां फायरिंग हुई थी। वीडियो फायरिंग के पहले का है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि छपरा में कैसे हंगामा हो रहा था। तस्वीरों में उग्र भीड़ आगे बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। छपरा में सुरक्षा के लिहाज से अब भी पुलिस तैनात है। पूरे इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। आप देखेंगे तो पुलिस के जवान यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और ठीक इसी के सामने जो 2 पक्षों में, राजद और भाजपा के 2 पक्षों में जो विवाद हुआ था, ये बूथ है और बूथ के ठीक सामने आप देखेंगे ये रमाकांत सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिनके घर पर हमले की कोशिश की गई। छपरा हिंसा में सिपाही जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र सिंह अनाधिकृत तौर पर रोहिणी आचार्य के साथ छपरा में घूम रहा था। प्रयागराज में बुर्के में बीजेपी का प्रचार कर रही एक महिला ने अपने साथ मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज के करेली में बीजेपी का प्रचार कर रही सबा नाज ने चंद लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। सबा की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, 452 और 354 खा के तहत एफआईआर दर्ज की है। सबा ने आरोप लगाया है कि 22 मई की रात सलीम पन्नी और उसके 5-6 साथी जबरन उसके घर में घुस आए और बदसलूकी की। सबा ने सलीम और उसके साथियों पर परिवार से मारपीट का भी आरोप लगाया है। मेरी बच्ची कह रही थी अब की बार फिर मोदी जी आएंगे, अब मोदी जिंदाबाद। वो सलीम पन्नी को वो बुरा लगा ये बात, उसने धमकी दी और फिर उसने रात में आके हम लोग के साथ मारपीट की वारदात की है। नशे में भी रहता है और कहा दोबारा भी करेंगे। ये बच्ची हमारी कह रही थी अब की बार मोदी जी आएंगे बहुमत से, तो ये उसको वो जा रहा था, उसको बुरा लगा। उसने कहा कि मोदी क्यों आएंगे, तुम लोग मोदी को क्यों सपोर्ट करते हो। और यूपीए सरकार के दौरान ब्रह्मोस निर्यात की फाइल कैसे अटकती रही, इसी पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज को मिले सबूतों से साफ है कि ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात को लेकर यूपीए सरकार के दौर में पॉलिसी पैरालिसिस के हालात थे। यूपीए सरकार के वक्त पॉलिसी पैरालिसिस के कारण ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात नहीं हो सका।
2014 में मोदी सरकार बनने से पहले फिलीपींस दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को रोका गया। 2011 में विदेश सचिव ने यह कहा कि जब तक निर्यात नीति नहीं बनती तब तक ब्रह्मोस के निर्यात पर बातचीत ही ना हो। यही नहीं, 2010 में नई दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करने से रोक दिया गया। दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते थे, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान निर्यात की फाइल लटकी रही। मोदी सरकार बनने के बाद इसे लेकर पॉलिसी बनी और भारत और फिलीपींस के बीच जनवरी 2022 में ब्रह्मोस निर्यात को लेकर डील हुई। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजी। एबीपी न्यूज पर हुए इस खुलासे के बाद जो सियासत है वो तेज हो गई है। एनडीए में शामिल दल जो हैं वो यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस की बात को दोहरा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को लेकर एबीपी के ताजा खुलासे ने बिल्कुल साफ कर दिया है। कई बड़े फैसले यूपीए की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से नहीं है और ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में तो निसंदेह इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इंडोनेशिया की टीम ब्रह्मोस के एरोस्पेस में जाकर वहां स्थल निरीक्षण करना चाहती थी, लेकिन उस समय भारत सरकार ने इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी। जब हमारी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैच्योर स्टेज में आ गया तो हमने यूपीए सरकार के अंदर पहला काम किया कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल्स का कैपेबिलिटी, जो कि सिर्फ एक बीडीएल के जरिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ही बनाया करता था, उसके साथ साथ हमने इसकी कैपेसिटी एक ब्रह्मोस के लिए एक अलग से यूनिट तैयार की और उनको प्रोडक्शन शुरू किया। देश की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट पैटर्न के हिसाब से उनको पहले तैयार कर